नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने भारतीय पुलिसिंग और अंडरवर्ल्ड के पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया। मतलब लिटरली सब कुछ बदल दिया। हम बात कर रहे हैं मान्या सुर्वे की। कैसे एक आम सा कॉलेज जाने वाला लड़का मुंबई का एक खौफनाक गैंगस्टर बन गया और कैसे उसकी कहानी ने एक पूरी तरह से नई संस्कृति को जन्म दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। 11 जनवरी 1982 की रात, सर्दियों की ठंडी हवा चल रही है और माहौल में एक अजीब सी शांति है। मुंबई के कॉलेज के बाहर कुछ लोग बिल्कुल शांत खड़े हैं, देखने में एकदम आम नागरिक लग रहे हैं, लेकिन उनके कपड़ों के अंदर बंदूकें छिपी हुई हैं। वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। माहौल में इतना सन्नाटा है कि आप एक पिन गिरने की आवाज़ भी सुन सकें। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सादे कपड़ों वाले लोग आखिर किसका इंतजार कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, उनके निशाने पर कोई मामूली सड़क छाप गुंडा नहीं था। उनका टारगेट था मान्या सुर्वे। ये एक ऐसा नाम था जो उस रात के बाद से भारतीय पुलिस की कार्यप्रणाली को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है मुंबई के पहले आधिकारिक एनकाउंटर की। वो रात कोई साधारण गोलीबारी की रात नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक पल था। 1982। ये साल सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो साल है जब मुंबई ने पहली बार एक एनकाउंटर देखा था। इसी एक घटना ने पूरे देश में एक ऐसी गंभीर बहस छेड़ दी जो आज इतने सालों बाद भी थमी नहीं है। लेकिन ठहरिए, उस तनावपूर्ण रात से थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि कोई भी गैंगस्टर पैदा नहीं होता, है ना। हर बड़े अपराधी की कहानी एक आम जिंदगी से ही शुरू होती है। मान्या सुर्वे की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। शुरुआत में वो बस एक आम सीधा साधा कॉलेज का छात्र था। अगर हम उसके शुरुआती सालों को देखें तो मनोहर अर्जुन सुर्वे, जो उसका असली नाम था, एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। लेकिन फिर आए कॉलेज के दिन और यहाँ से चीज़ें बिगड़ने लगीं। दरअसल उसके बड़े भाई के पहले से ही क्रिमिनल कनेक्शंस थे और उसी के प्रभाव में आकर मनोहर भी धीरे धीरे इस दलदल में खिसकने लगा। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक मर्डर केस में उसका नाम सामने आया और अंततः अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। जरा सोचिए, एक होनहार लड़का अब पूरी तरह से एक कैदी बन चुका था। यहां से वापसी का रास्ता लगभग नामुमकिन था। अब सजा तो मिल गई, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। जेल जैसी जगह जिसे सुधारने के लिए बनाया गया है, वो कैसे उसके लिए एक नई शुरुआत का केंद्र बन गई, ये जानना बहुत दिलचस्प है। हम सब मानते हैं कि जेल एक करेक्शनल फैसिलिटी होती है, राइट? लेकिन मान्या के लिए ये बिल्कुल अलग जगह साबित हुई। ये कोई सुधार गृह नहीं था, बल्कि क्राइम की यूनिवर्सिटी थी। जी हाँ, यहीं उसने सीखा कि अंडरवर्ल्ड और गैंग्स असल में कैसे काम करते हैं, लोगों में डर कैसे बिठाया जाता है और सबसे बड़ी बात, सिस्टम को कैसे चकमा दिया जाता है। जेल की इन दीवारों के बीच उस आम लड़के का वजूद पूरी तरह खत्म हो गया और जो शख्स वहां से निकला, उससे सिर्फ एक ही चीज की भूख थी, पावर। मान्या ने ठान लिया था कि वो जेल में सड़ने वाला नहीं है। फिर उसने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, एक बेहद खतरनाक जेल ब्रेक। वो भाग निकला। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक कैदी का भागना नहीं था। ये 1980s के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक बिल्कुल नए और खूंखार गैंगस्टर का आधिकारिक जन्म था। बाहर आने के बाद उसने अंडरवर्ल्ड में अपना जो खौफनाक दबदबा बनाया, वो किसी डरावने सपने जैसा था। मान्या के काम करने का तरीका बाकी अपराधियों से एकदम अलग था। उसने किसी के अंडर काम नहीं किया, बल्कि अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट गैंग बनाया। उसने सुपारी किलिंग और हिंसक वसूली जैसे काम शुरू कर दिए। लेकिन पता है उसे सबसे ज्यादा अजेय क्या बनाता था? उसकी बारीक प्लानिंग। वो हर चीज को इतनी डिटेल में प्लान करता था कि गलती की जीरो गुंजाइश होती थी, बिल्कुल जीरो। उसकी इसी सधी हुई और हिंसक कार्यप्रणाली ने उसे डर का दूसरा नाम बना दिया, जिसने अंततः पुलिस को एक बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से सिस्टम ने पलटवार किया। जब कोई अपराधी कानून और व्यवस्था के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन जाता है, तो पुलिस क्या करती है? यहीं से जन्म हुआ उस एनकाउंटर कल्चर का। चलिए कहानी के क्लाइमैक्स पर वापस लौटते हैं। पुलिस के लिए मान्या सुर्वे को रोकना अब बेहद जरूरी हो गया था और इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया। सबसे पहले एक स्पेशल पुलिस टीम बनाई गई। फिर एक सुबह उसी कॉलेज के पास एक जाल बिछाया गया, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। सादे कपड़ों में पुलिस वालों ने उसे हर तरफ से घेर लिया और अंततः खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। मान्या को तो शायद भनक भी नहीं थी कि वो किस जाल में फंस चुका है।
लेकिन देखिए, गोलियों की आवाज के साथ सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मान्या की मौत के बाद समाज और व्यवस्था दो खेमों में बंट गए। एक पक्ष का साफ मानना है कि ये एक खतरनाक अपराधी के खिलाफ एक अत्यंत जरूरी कार्रवाई थी। वहीं एक दूसरा वर्ग है जो इसे कानूनी व्यवस्था को दरकिनार करने वाला एक फेक एनकाउंटर मानता है। अब सच चाहे जो भी हो, लेकिन इस एक घटना ने भारत में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पर एक लंबी बहस छेड़ दी और एनकाउंटर कल्चर नाम के एक नए दौर की शुरुआत कर दी। तो अब ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक होनहार लड़का जो कभी कॉलेज जाता था, कैसे मुंबई का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बन गया और कैसे उसकी जिंदगी कुछ गोलियों में खत्म हो गई। इसीलिए अपनी इस चर्चा को हम इस बड़े सवाल के साथ यहीं छोड़ रहे हैं। क्या वो सिर्फ एक अपराधी था या विफल होते सिस्टम का शिकार? न्याय करने और कानून की विफलता के बीच की जो लकीर है ना, वो बहुत ही बारीक है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।